जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि सीटेट में पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको मैथ पेडागोजी के 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिनमें से कई सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट या कंसेप्ट बदलकर पूछे जा सकते हैं। और हाँ, आखिर के 5 सवाल बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहीं से आपका असली टेस्ट होगा। चलिए देखते हैं आप 30 में से कितने सवाल सही कर पाते हैं। और ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैन हिले के जियोमेट्रिक थिंकिंग मॉडल के अनुसार लेवल 0 यानी विजुअलाइजेशन पर बच्चे जियोमेट्रिक शेप्स को मुख्यतः कैसे पहचानते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इंग्लिश में क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू वैन हिलेस मॉडल, हाउ डू चिल्ड्रन प्राइमरली रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिक शेप्स एट लेवल 0 विजुअलाइजेशन। ऑप्शन है इसके ये 4 आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उनके स्वरूप, दिखावट, अपीयरेंस के आधार पर, यानी आप क्या करेंगे, क्या कहा इन्होंने, वैन हिले के जियोमेट्रिक थिंकिंग मॉडल के अनुसार लेवल 0 यानी विजुअलाइजेशन पर बच्चे जियोमेट्रिक शेप्स को कैसे पहचानते हैं। तो कैसे पहचानते हैं, उनके अपीयरेंस को देखकर, है ना, उनके दिखावट को देखकर पहचानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर दशमलव यानी डिसिमल्स की अवधारणा को दृश्य रूप से समझाने के लिए निम्न में से कौन सा टीएलएम अधिक उपयोगी है। Which TLM is more useful for visually understanding decimals at the primary level? ऑप्शन है आपके सामने, एबिकस, जियोबोर्ड, ग्रिड, पेपर, नंबर चार्ट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है, 4 ऑप्शन इसके ये, कौन सा करेक्ट है बताइएगा। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये सही हो जाएगा आपका, सी इज करेक्ट। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। विच टीएलएम इज मोर यूजफुल फॉर विजुअली अंडरस्टैंडिंग, तो कौन सा है ऐसा विजुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टीएलएम कौन सा है, वो ग्रिड पेपर है। कौन सा है, ग्रिड पेपर। कौन से लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर। थर्ड क्वेश्चन है, जियोबोर्ड का उपयोग मुख्यतः किससे समझाने के लिए किया जा सकता है। यानी अ जियोबोर्ड कैन प्राइमरली बी यूज टू टीच। ऑप्शन 3 ऑप्शन सी आपके सामने है और 4 ऑप्शन ये है आपके सामने। बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जियोबोर्ड का उपयोग मुख्यतः किसे समझाने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, याद रखिएगा। और जो मैंने ऊपर सेकंड क्वेश्चन कराया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, इसे आगे डाल लीजिएगा, इसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस अवधारणा को सिखाने के लिए एबेकस अपेक्षाकृत कम उपयोगी है। फॉर विच कंसेप्ट इज एन एबेकस रिलेटिवली लेस सुटेबल। ऑप्शन 4 आपके सामने ये है स्क्रीन पर। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फॉर विच कंसेप्ट इज एन एबेकस रिलेटिवली लेस सुटेबल, बहुत इसमें जो मतलब कम उपयोगी है, तो किसके लिए है, फ्रैक्शंस के लिए और डेसिमल्स के लिए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे इसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैंने आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मैथमेटिक्स एजुकेशन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, व्हाट इज द मेजर एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। ऑप्शन आपके सामने, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज याद करवाना, बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना, और या फिर इसे कहते हैं मैथमेटिजेशन करना, केवल परीक्षा में पास करवाना, या हायर मैथमेटिक्स की तैयारी करवाना।
ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने। जिन टर्म्स को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है उन्हें याद कर लीजिएगा। और मैंने इससे पहले भी एनसीएफ के दो सीरीज डाल दी जिनमें मैंने 30-30 करके क्वेश्चंस करा रखे हैं, और आज मैं लास्ट करा रही हूँ। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो भी आएगा मेरी इन सीरीज के अंदर से ही आ जाएगा, तो देख लीजिएगा, उससे भी समझ लीजिएगा वहां से। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन, इसके लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें कहा है एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मैथमेटिक्स एजुकेशन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है बताइएगा। इसके लिए सही ऑप्शन आपका कौन सा बेटा? इसके लिए सही आंसर है आपका बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, यानी मैथमेटिजेशन कराना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य बताइए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट? ऑप्शंस आपके सामने है। मार्क्स एंड ग्रेड्स देना, लर्निंग गैप्स तथा एरर्स के कारणों की पहचान करना, रिपोर्ट कार्ड्स बनाना, पास फेल लिस्ट बनाना। कौन सा सही है बताइएगा इनमें से। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको इसका बताइएगा। देखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 6 है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या कराना? लर्निंग गैप्स तथा एरर्स के कारणों की पहचान करना, ये करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स और ग्रेड्स देना ऐसा नहीं होता, ये इसके निगेटिव वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। रिपोर्ट कार्ड्स बनाना भी नहीं है, पास फेल बनाना भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के बाद शिक्षक का सबसे उपयुक्त अगला कदम क्या होना चाहिए। व्हाट शुड अ टीचर आइडियली डू आफ्टर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो क्या करना चाहिए जब डायग्नोस्टिक टेस्ट दे दिया जाए, तो शिक्षक का उसके बाद का अगला कदम क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन ये आपके सामने, और इसके अलावा 3 ऑप्शन यहाँ नीचे हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है। इसके लिए करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उपचारात्मक टीचिंग देना। जो जो गलतियां उन बच्चों ने की हैं टेस्ट देने के बाद में, जो पता चला है उनके सामने जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं, अब रिमेडियल टीचर को चाहिए कि रिमेडियल टीचर दे उन गलतियों का निदान कर सके। ऐसी ऐसी टेक्निक का यूज करे जिससे कि बच्चों की जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो बच्चों की गलतियां हुई, जो बच्चों के समझ में नहीं आया, अब उन्हें वो समझ में आ सके। रेमेडियल टीचिंग दे उसे, यानी उपचारात्मक शिक्षण दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने स्क्रीन पर। बिना इंटरवेंशन के सिलेबस आगे बढ़ाना। सॉरी, ये तो ऑप्शन था। 10 ग्राम का उपयोग मुख्यतः किसके विकास के लिए किया जाता है। 10 ग्राम इज मेनली यूजफुल फॉर डेवलपिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 10 ग्राम इज मेनली यूजफुल फॉर डेवलपिंग, किसके लिए किया जाता है ये बताइएगा। तो देखिए ये किया जाता है आपका स्पेशल रीजनिंग एंड ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। किस लिए किया जाता है, यानी आपका लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैलकुलेशन स्पीड के लिए भी नहीं किया जाता, एलजेब्रिक स्किल्स के लिए भी नहीं किया जाता, और टेबल्स मेमोराइजेशन के लिए भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने स्क्रीन पर है। डायनीज ब्लॉक्स का उपयोग मुख्यतः किस कंसेप्ट को समझाने में किया जाता है। डायनीज ब्लॉक्स आर मेनली यूज्ड टू टीच। कौन से कंसेप्ट को समझाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको। किसके लिए किया जाता है, देखिए ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके लिए बी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी प्लेस वैल्यू एंड बेसिक ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन था डायनीज ब्लॉक्स आर मेनली यूज्ड टू टीच
जो आपके डायनेमिक ब्लॉक्स होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, तो वो प्लेस वैल्यू और बेसिक ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टिव मेथड में शिक्षण किस दिशा में आगे बढ़ता है। इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शंस ये हैं। इन द इंडक्टिव मेथड टीचिंग प्रोसीड्स फ्रॉम, ये बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने। इसके लिए करेक्ट देखिए, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा, और करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, एग्जाम्पल्स जनरल रूल। एग्जाम्पल्स जनरल रूल इन द इंडक्टिव मेथड टीचिंग प्रोसीड्स फ्रॉम। एग्जाम्पल्स से जनरल रूल की तरफ जाती है, पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके बाद रूल्स बताए जाते हैं। तो इसकी ये है आपका क्या, इंक्लूड इंडक्टिव मेथड कहलाता है ये, है ना। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके बाद जनरल रूल्स बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्टिव मेथड में शिक्षण किस दिशा में होता है। इन द डिडक्टिव मेथड टीचिंग प्रोसीड्स फ्रॉम, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन वो है, और तीन ऑप्शन ये नीचे है आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा सही है ये बताना है आपको। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये है, और एक ऑप्शन ऊपर और तीन ऑप्शन ये नीचे, कौन सा करेक्ट है ये बताना है आपको। देखिए, डिडक्टिव मेथड में इंडक्टिव मेथड का ये उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इन्हें इन पर दोनों पर इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, इसमें पहले रूल्स बताए जाएंगे और फिर एग्जाम्पल्स दिया जाएगा, है ना। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल फिर रूल्स, और डिडक्टिव में पहले रूल्स फिर एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। आप बताइएगा दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इंडक्टिव बेस्ट है या फिर डिडक्टिव मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पोलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कितने प्रमुख स्टेप्स होते हैं। हाउ मैनी मेजर स्टेप्स आर देयर इन जॉर्ज पोलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। याद रखिएगा इसको भी, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, अंडरस्टैंड प्लान। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद कैरी आउट द प्लान करते हैं, उसके बाद लुक बैक करते हैं। इस फॉर्मेशन को भी याद रखिएगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड, है ना। इसमें क्या होता है आपका, पोलिस प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये पोलिस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो, इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, उसके बाद कैरी आउट द प्लान करेंगे, उसके बाद में लुक बैक करेंगे। इसको चारों को याद रखिएगा, इनके चार प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, इन्हें याद रखिएगा। अंडरस्टैंड, प्लान और कैरी आउट द प्लान, लुक बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, मैथमेटिक्स क्लासरूम में बच्चों की एरर्स को कैसे देखा जाना चाहिए। हाउ शुड एरर्स बी व्यूड इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट लगता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, 12 पर भी, और ये 13 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस पर लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पर नोट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, हाउ शुड एरर्स बी व्यूड इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। मैथमेटिक्स क्लासरूम में जो एरर्स उन्हें कैसा देखा जाना चाहिए, कैसे देखे जाते हैं, तो लर्निंग प्रोसेस को समझने के अवसर के रूप में ना, कैसे देखे जाते हैं। जो गलतियां करते हैं बच्चे सीखने में, जो गलतियां आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सामने, उसे कैसे देखना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस को समझने के अवसर के रूप में उसे देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राइमरी मैथमेटिक्स में ट्रांसलेशन एक्टिविटीज का एक प्रमुख शैक्षणिक लाभ क्या है। व्हाट इज द मेजर एजुकेशनल बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसलेशन एक्टिविटीज। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर,
3 ऑप्शन ये हैं और 4th ऑप्शन ये है। तो ये तो आप समझ चुके होंगे, जहां पर भी केवल आ जाए और साथ में फॉर्मूला याद कराना आ जाए वो तो रॉन्ग होता है। इन 3 में से बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये बताना है आपको। देखिए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें मेमोराइजेशन यानी कि रटने को बढ़ावा देना ऐसा नहीं होता, और केवल मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता, केवल मल्टीप्लिकेशन सिखाना भी नहीं होता। इसमें डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और फ्रैक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, है ना। तो मेजर एजुकेशनल बेनिफिट्स ऑफ टेसलेशन एक्टिविटीज क्या है? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। लाइंस ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लोर करने के लिए निम्न में से कौन सा टूल उपयोगी है? विच टूल कैन बी यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग लाइंस ऑफ सिमेट्री? तो कौन सा सही है इसमें से बताना है आपको। ऑप्शन 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। इसके लिए करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉट पेपर। विच टूल कैन बी यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग लाइंस ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री किस पर कराई जाती है? सिमेट्री के क्वेश्चंस किस पर सोल्व किए होंगे आपने देखा भी होगा, डॉट पेपर पर आप सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। मैथमेटिक्स की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है? विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है, देख लीजिएगा, और इसके अलावा 3 ऑप्शंस ये हैं आपके सामने स्क्रीन पर। बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको। 3 ऑप्शन ये हैं और एक ऑप्शन ये है। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है ना, उसको सबसे अच्छे रूप से कौन सा मेथड, है ना, कैसे वर्णित किया जा सकता है? किस तरह से? सब्जेक्टिव एंड अनसिस्टेमेटिक तरीके से, या फिर लॉजिकल, सिस्टेमेटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, केवल डेस्क्रिप्टिव से, या केवल मेमोराइजेशन बेस्ड से? तो देखिए याद रखिएगा, जो इसमें ओनली लग रहे हैं तो ये ऐसे भी रोक हो जाएंगे, और दूसरा मेमोराइजेशन बेस्ड यानी केवल रटकर, ऐसा नहीं होता। और ओनली डेस्क्रिप्टिव से भी नहीं, डेस्क्रिप्टिव के साथ में और भी चीजें चाहिए होती हैं। इसके अलावा ऊपर कह रहा है इसमें सब्जेक्टिव एंड अनसिस्टेमेटिक तरीके से। सब्जेक्टिव तो मैंने माना थोड़ा बहुत सही भी है, लेकिन अनसिस्टेमेटिक तरीका ये गलत दे दिया, इसमें निगेटिव वर्ड है। तो करेक्ट कौन सा है इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉजिकल, सिस्टेमेटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट तरीके से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? बताइए इसमें कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है। ज्यादातर आपके सीटेट के एग्जाम में क्या होता है, पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो सबसे लंबा, सबसे लॉन्ग वाला आंसर होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इस तरह से भी सही हो जाएगा। दूसरा, जिसमें ओनली आए होते हैं वो वाले रोंग होते हैं ऑप्शन, वो निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला करेक्ट नहीं हो सकता, रोंग है ना। और रैंकिंग कराना, ये रैंकिंग वर्ड निगेटिव है इसलिए ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट रेस में भी ओनली आ रहा है इसलिए ये वाला भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट कौन सा लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है ना, बी सही लग रहा है। और ऊपर से ऐसे भी याद करें ना, कंटिन्यूअस फीडबैक देकर लर्निंग में सुधार करना, यानी बच्चों से कंटिन्यूअसली उनका फीडबैक लिया जाएगा। कंटिन्यूअसली मतलब बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, हमें क्या करना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो हम उनसे वहां पर ही क्लास के साथ ही पढ़ाते पढ़ाते हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। जब बच्चों से उनसे आंसर लेंगे, और बच्चे जहां जहां मिस्टेक करें, जहां जहां गलतियां कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि अभी ने बच्चों की मिस्टेक को दूर करने के लिए, खत्म कराने के लिए हमें कौन सी टीचिंग मेथड को यूज करना चाहिए। तो हम वहां पर अपना टीचिंग मेथड चेंज करेंगे, जिससे और बच्चों को उनके डाउट्स क्लियर हो सके। तो कंटिन्यूअस उनका फीडबैक देकर लर्निंग में सुधार करना, यही क्या है हमारा
फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस है, यानी जो स्कूल में फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसका मेन पर्पस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेटिव असेसमेंट सामान्यतः कब किया जाता है? समेटिव असेसमेंट इज जनरली कंडक्टेड, तो फर्स्ट ये है, 3 ऑप्शंस ये हैं, तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। 3 ऑप्शंस ये हैं, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और एक ऑप्शन आपके सामने ये भी है, कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है बताइएगा। देखिए, आपका फॉर्मेटिव एग्जाम असेसमेंट जो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो कब दिया जाता है? वो क्लास मतलब वो कब किया जाता है? वो बीच बीच में किया जाता है, यानी साल के अंदर बीच बीच में 2 से 3 बार किया जाता है। वो सही कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है हमें बच्चों की लर्निंग में आने वाली प्रॉब्लम्स को जानना, समझना और फिर उनको उनको खत्म करना, उनका निदान कराना, उनका उपचार करना। ठीक है। और समेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? तो ये किया जाता है लास्ट में। कब किया जाता है? लास्ट में, है ना। तो लर्निंग शुरू होने से पहले, केवल ओरल डिस्कशन के समय, केवल यूनिट टर्म कोर्स के अंत में। तो कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? इसका ये बताना है आपको। ये किया जाता है यूनिट टर्म कोर्स के अंत में। कब किया जाता है? यूनिट टर्म्स के अंत में, याद रखिएगा इसे। यानी पहले 2 से 3 बार आपके फॉर्मेटिव हो जाएंगे, उसके बाद में एक समेटिव लिया जाता है। ये यानी यूनिट खत्म होने के बाद में ये क्या जाता है? कोर्स के अंत में ये क्या जाता है? कौन सा वाला आपका? कौन सा वाला? अफर्मेटिव फॉर्मेटिव किया जाता है यूनिट के बीच बीच में, कोर्स के बीच बीच में, और आपका समेटिव किया जाता है यूनिट के अंत में, कोर्स के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिटी मैथमेटिक्स का अर्थ क्या है ये बताइए। 19 क्वेश्चन का आंसर बताइए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज कम्युनिटी मैथमेटिक्स रिफर टू? ये 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर बताइएगा, ये आपके सामने है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप। देखिए, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है मैथमेटिक्स को डेली लाइफ और रियल लाइफ कंटेक्ट्स के साथ जोड़ना, है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा, जिसमें भी डेली लाइफ, ये एक तरह का रियल लाइफ और डेली लाइफ पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इन वर्डिंग पे ध्यान देना, डेली लाइफ और आपका रियल लाइफ, जहां पर ये दे रखा होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ज्यादातर। नेक्स्ट वाले में इसमें आपका ओनली आ गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट में, फोर्थ में भी ओनली आ गया, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बचा है सी ग्रुप में एग्जामिनेशन देना। कम्युनिटी मैथमेटिक्स रिफर टू, ये रिफर नहीं करता कि ग्रुप में एग्जामिनेशन कराया जाए, है ना, बल्कि क्या करता है, ये मैथमेटिक्स को डेली लाइफ और रियल लाइफ कंटेक्स्ट के साथ जोड़ना। ठीक है। केवल कम्युनिटी हॉल में मैथमेटिक्स पढ़ाना ये नहीं होता, केवल सोशल साइंस में मैथमेटिक्स का प्रयोग कराना ये भी नहीं होता, ग्रुप में एग्जामिनेशन देना ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, कथन किससे संबंधित है? किसने दिया ये कथन? द स्टेटमेंट मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, किसने दिया ये बताइएगा आप। देखिए, ये दिया था आपका, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, ये किसने कहा था? ये कहा था हॉगबेन ने। किसने कहा था? हॉगबेन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, हॉरिस्टिक मेथड को मैथमेटिक्स साइंस टीचिंग के संदर्भ में किससे जोड़ा जाता है? द हॉरिस्टिक मेथड इज एसोसिएटेड विद H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, B.F. स्किनर, जोहन डेवी या किलपैट्रिक। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको। इसके लिए भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। याद रखिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपका होलिस्टिक मेथड किसने दिया था? होलिस्टिक दिया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स क्लासरूम में जेंडर बायस कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मैथमेटिक्स क्लासरूम में जो जेंडर बायस होते हैं उन्हें कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? हाउ कैन अ टीचर रिड्यूस जेंडर बायस इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम? तो लड़कों को अधिक चैलेंजिंग क्वेश्चंस देने चाहिए सभी बच्चों को। जो भी एक ऑप्शन 4 है आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें ये कह रहा है फ्रैक्शंस की अवधारणा इंट्रोड्यूस करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट वे टू इंट्रोड्यूस फ्रैक्शंस? आपके सामने 4 ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं, देख लीजिएगा। व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट वे टू इंट्रोड्यूस फ्रैक्शंस? 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर। इसके लिए सही कौन सा ऑप्शन है? देखिए, शुरुआत में एलसीएम सिखाना नहीं, केवल फॉर्मूलाज लिखाना ये भी नहीं सही है ना। और इसमें नेक्स्ट में कह रहा सीधे न्यूमरेटर एंड डेमोनेटर की डेफिनेशंस देना। देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक है, कहाँ कहाँ आपके निगेटिव वर्ड्स है, पहले ये पकड़ते हैं। सी वाले में ओनली आ रहा है इसलिए ये रोंग हो जाएगा, इसमें डेफिनेशंस आ रहा है इसलिए ये रोंग हो जाएगा, और इसमें कह रहा है शुरुआत में ही बच्चों को सीखने से पहले एलसीएम सिखा देना, ये खुद ही रोंग हो जाएगा। बच्चे को आता तो नहीं है 1 2 3 भी, और आप उसने सिखाने लगे एलसीएम, तो उन्हें कैसे आ जाएगा? तो इसलिए ये भी रोंग हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या कह रहा है? पेपर फोल्डिंग और रियल लाइफ पार्ट होल सिचुएशन का प्रयोग करना। इसमें रियल लाइफ भी आ रहा है, पॉजिटिव वर्ड, इससे भी पहचान सकते हैं आप। तो एप्रोप्रिएट वे टू इंट्रोड्यूस फ्रैक्शंस कौन सा है? फ्रैक्शंस को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि उन्हें पेपर फोल्डिंग से सिखाई जाए और उन्हें रियल लाइफ पार्ट होल सिचुएशन का प्रयोग करना सिखाया जाए। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्वेश्चन कहता है, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है इसमें। मैथमेटिक्स एंजाइटी को कम करने के लिए शिक्षक को किस अप्रोच को अपनाना चाहिए? किसको अपनाना चाहिए बताइएगा। विच अप्रोच कैन हेल्प रिड्यूस मैथमेटिक्स एंजाइटी? 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। केवल रोट मेमोराइजेशन पर जोर देना चाहिए, सपोर्टिव एनवायरमेंट, मीनिंगफुल एक्टिविटीज और मल्टीपल स्ट्रेटजीज का प्रयोग करना चाहिए। गलत उत्तर पर पनिशमेंट देना चाहिए, केवल स्पीड बेस्ड टेस्ट देना चाहिए। जो भी आपके सामने ऑप्शंस आपके सामने, बताइए जो भी आपको सही लगता है, कौन सा सही लग रहा है ये बताइएगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आप ऐसे ही पहचान गए होंगे कि सबसे लंबा यही है, तो यही करेक्ट होगा। और इसे ऐसे समझ लेते हैं कि विच अप्रोच कैन हेल्प रिड्यूस मैथमेटिक्स एंजाइटी? मैथमेटिक्स में जो एंजाइटी होती है उसे कम कैसे किया जा सकता है? उन्हें सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए, बच्चों को सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए पहले तो, कि करो करो आप कर सकते हो। बच्चों से हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, कहेंगे कर सकते हो, और जहाँ वो परेशान होंगे, जहाँ वो उलझेंगे, वहां पर हम उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उन्हें हिंट देंगे। मीनिंगफुल एक्टिविटीज कराई जाए और मल्टीपल स्ट्रेटजीज का प्रयोग किया जाए। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग मूव ऑन करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। एक बच्चा 34 + 28 को 512 लिखता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? A child write 34 + 28 = 512. What should the teacher do first?
बच्चे को केयरलेस कहना चाहिए, बच्चे की स्टेजडी एरर को समझने के लिए उसके रीजनिंग को प्रोब करना चाहिए, केवल आंसर सही कराना चाहिए, है ना, उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। जब उसने लिखा 34 + 12 इज इक्वल टू 34 + 28 इज इक्वल टू 512, तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चे को केयरलेस कह देना चाहिए कि बच्चे तुम तो केयरलेस हो, तुम्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं है, या फिर बच्चे की स्ट्रेटजीज उसके एरर को समझने के लिए उसके रीजनिंग को प्रोब करना चाहिए, केवल आंसर सही करवा देना चाहिए, या उसे पनिशमेंट देना चाहिए। कौन सा सही लग रहा है आपको? देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें केवल आंसर अगर हम जाकर कह देंगे तुमने गलत करा, देखो इसका आंसर ये है, तो बच्चे को क्या पता चलेगा कैसे कैसे आंसर निकाला, है ना। या उसे पनिशमेंट देंगे या उसे कह देंगे भाई तुम तो गलत हो, ये रॉन्ग हो जाएंगे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। बच्चे की स्टेज डी को समझेंगे, है ना, उसके एरर को समझेंगे, उसके बाद उसकी रीजनिंग को प्रूव करेंगे। हम उसे बताएंगे कि ये आपने पहले उसकी समझेंगे कि इसने गलती कहाँ की, कैसे की, फिर हम उसे समझाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होना है, यहाँ ये नहीं ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो बच्चा उस चीज को समझ पाएगा, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पोर्टफोलियो असेसमेंट का प्रमुख लाभ क्या है? 26 का आंसर बताइए। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज टू पोर्टफोलियो असेसमेंट? देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, ये बताना है आपको। देखिए समय के साथ बच्चे की लर्निंग और प्रोग्रेस का रिकॉर्ड मिलता है, ये करेक्ट है इसका ऑप्शन, है ना। क्या होता है, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट? पोर्टफोलियो असेसमेंट का जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो क्या है, मोर एडवांटेज क्या है, मेजर एडवांटेज क्या है? तो उसका मेजर एडवांटेज है समय के साथ साथ बच्चे की लर्निंग और प्रोग्रेस का रिकॉर्ड मिलता है, रिकॉर्ड रखा रहता है हमारे पास में कि बच्चे ने कब कितना सीखा, उसे कितना आया। एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाता है ऐसा नहीं, एक ही दिन में नहीं मिलता, उससे पूरे साल का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी रोंग है। यह केवल ड्राइंग के लिए होता है, ऐसा भी नहीं है, केवल ड्राइंग के लिए कोई खामखा इतनी झंझट क्यों करेगा टीचर। आगे है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस मैथमेटिक्स क्लासरूम में क्यों उपयोगी होते हैं? वाई आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूजफुल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम? मैथमेटिक्स की क्लासरूम में ओपन एंडेड क्वेश्चन जो कराए जाते हैं वो क्यों कराए जाते हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है इसमें से। देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी, मल्टीपल स्ट्रेटजीज रीजनिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, है ना। किस लिए किए जाती हैं वो? मल्टीपल स्ट्रेटजीज और रीजनिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए की जाती हैं, ना कि केवल टाइम पास के लिए, नहीं मेमोरी चेक करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए भी नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन का सबसे लोअर लेवल कौन सा है? व्हाट इज द लोवेस्ट लेवल इन द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? तो कौन सा है बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर। इसके लिए लोअर लेवल बताना है आपको, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे लोअर लेवल जो है वो कौन सा, ये बताना है। तो देखिए वो है सबसे लोअर लेवल है आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है ना। कौन सा करेक्ट है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मैथमेटिक्स क्लासरूम में कंफ्यूजन और बच्चों की मैथमेटिकल टॉक क्यों महत्वपूर्ण है? मैथमेटिक्स क्लासरूम में जो कंफ्यूजन पैदा की जाती है और बच्चों की मैथमेटिकल आपस में बच्चों की बातें जो कराई जाती है, मैथमेटिक्स टॉक जो कराई जाती हैं वो क्यों जरूरी है? वाई आर डिस्कशन एंड मैथमेटिकल टॉक इम्पोर्टेंट इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम? बताइएगा कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको इसमें से। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी करेक्ट है आपका, है ना। इसके लिए बी करेक्ट है ये आपका। कैसे, क्या कह रहा है इसमें? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, रीजनिंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए। तो कौन सा करेक्ट है आपका? बी करेक्ट है। जो आपकी डिस्कशन कराई जाती है, मैथमेटिक टॉक्स कराई जाती हैं, किस लिए कराई जाती हैं? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन स्किल पैदा हो सके बच्चों में, ऊपर से उनके अंदर रीजनिंग पैदा हो सके, और आगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी विकसित हो सके। टीचर का वर्कलोड कम हो ऐसा नहीं है, टाइम पास के लिए भी नहीं और क्लास में शोर बढ़ाने के लिए भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स लर्निंग में कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ने के लिए कौन सा सीक्वेंस उपयुक्त माना जाता है? Which sequence is appropriate for moving from concrete experiences to symbolic representation? 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर, 2 ये हैं और 2 ये नीचे हैं, देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने स्क्रीन पर, 2 ये एंड 2 हैं आपके सामने ये स्क्रीन पर। बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा सही है? बी सही है आपका, ये बी इज करेक्ट, बी सही है आपका। यानी सबसे पहले क्या जाएगा? सबसे पहले उसे सिंबल सिखाए जाएंगे बच्चे को, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइडेशन है, ये है, ये है, सब सिखाए जाएंगे। उसके बाद पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, सिंबल्स, पहले सिंबल्स, फिर पिक्चर्स, फिर लैंग्वेज, फिर एक्सपीरियंस। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऐसे ही सीटेट की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और पेडागोजी कंसेप्ट के लिए, है ना, पेडागोजी के कंटेंट के लिए ज्ञान की गली क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।